तो कुछ टाइम पहले मैंने CompTIA का सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन दिया। उसको पास करने के बाद मैं उस पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन किसी काम में बिजी होने की वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया। इस पूरी वीडियो में हम CompTIA सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने उस एग्ज़ाम को दिया क्यों, उसकी कॉस्ट कितनी होती है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसका एग्ज़ाम कैसे आता है, रिजल्ट कैसे आता है, पूरा डिटेल्ड में इस वीडियो में हम CompTIA सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबके मन में यही आना चाहिए कि सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है और ऑलरेडी मेरे पे CH और OSCP थे। OSCP को ऑलरेडी एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन माना जाता है। तो जब मैं आगे मूव फॉरवर्ड कर रहा था अपने करियर में, सर्टिफिकेशंस में, तो मैंने क्यों एक दोबारा से एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन करा? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को यही आंसर करना चाहिए। तो इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं, जब मैं कंपनी में काम करने लगा ना, तो कंपनी रिकमेंड करती है आप लोगों को कि भाई ये सर्टिफिकेशन करो, ये सर्टिफिकेशन देखो, क्योंकि क्लाइंट ये वाले सर्टिफिकेशन मांगते हैं। हम लोग जो सर्टिफिकेशन कंपनी में जाने के बाद करते हैं, जो कंपनी हमारे को रिकमेंड करती है, कंपनी हमारे को वो रिकमेंड करती है जो क्लाइंट्स को चाहिए, है ना। तो अब जब मैं कंपनी में गया तो मुझे पता चला, उन्होंने वहाँ पे सर्टिफिकेशंस की लिस्ट भेजी, तो ज़्यादातर जो सर्टिफिकेशंस थे ना, वो 3 या 4 कंपनीज में थे जिनको क्लाइंट को जिन पे भरोसा है। जो है ISC स्क्वायर, बहुत मानी हुई कंपनी है ISC स्क्वायर, सबको पता है, जिसका CISSP सबसे फेमस सर्टिफिकेशन है। उसके अलावा था GIAC, ठीक है, जो SANS, आप लोगों को पता होगा, SANS के सर्टिफिकेशन या GIAC के सर्टिफिकेशन कह लो, उनके सर्टिफिकेशन हो गए, या फिर CompTIA के सर्टिफिकेशन हो गए, या 1-2 और कंपनीज थी। अब इनमें से ही बोला गया कि सर्टिफिकेशन करना है। अब मैं ये परेशान हो गया कि भाई ये सारे सर्टिफिकेशन तो थ्योरी सर्टिफिकेशन और सारे अच्छे लेवल के थे, ऐसे सिक्योरिटी प्लस वगैरह करने को हमारे को नहीं बोला था, ये मैंने कंपनी की वजह से नहीं करा, ठीक है। लेकिन सारे मैंने देखा कि क्लाइंट को जितनों पे भी भरोसा है, जितने भी एडवांस लेवल के सर्टिफिकेशन, जब आप ऊपर जाते हो ना मैनेजमेंट लेवल पे, तो ये आपके OSCP वगैरह ये टेक्निकल साइड है। मैनेजरियल में आपको टेक्निकल काम नहीं करना पड़ता है, मैनेजर को आके पेनिट्रेशन टेस्ट नहीं करना पड़ता, उसको पेनिट्रेशन टेस्ट वाली टीम को भी संभालना है, उसको SOC वाली टीम को भी संभालना है, उसको सब कुछ संभालना है, तो उसको सब आना चाहिए। तो वहाँ पे आप जब जाते हो ना, तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन डिफरेंट हो जाते हैं। वहाँ पे आपको CISSP लगता है, CISM लगता है, CCSP लगता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन आते हैं। वो सारे सर्टिफिकेशन उस लेवल पे आपके जाके देखे जाते हैं। अब मेन बात ये आती है कि जितने भी मैंने अभी सर्टिफिकेशन बोले, जो भी एडवांस लेवल मैंने आपको बताया, जो भी कंपनीज बोली, GIAC हो गया, ISC स्क्वायर हो गया, या फिर CompTIA हो गया, इन सब के सर्टिफिकेशन जितने भी थे वो सारे थ्योरी सर्टिफिकेशन होते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस किसी भी थ्योरेटिकल सर्टिफिकेशन के साथ नहीं था, कोई भी MCQ बेस्ड एग्जाम मैंने नहीं दिया था। CEH प्रैक्टिकल दिया था, OSCP प्रैक्टिकल दिया था। अब मेरी ये आदत है कि अगर मैं कोई भी अच्छा सर्टिफिकेशन देने जा रहा हूँ तो उससे पहले एक बेसिक लेवल सर्टिफिकेशन करता हूँ उसी टाइप का, ताकि मुझे समझ आए कि उस सर्टिफिकेट में एक्चुअली में होगा क्या, मतलब वहाँ कैसा टाइम मैनेजमेंट करना है, आंसर्स को कैसे देना है, क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे, मुझे चीज़ें समझ आए पहले, ताकि मैं अपनी उस हिसाब से हैबिट्स को डेवलप कर पाऊँ और जो मेन एग्जाम है उसमें मैं अच्छे एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाऊँ। अब जब मुझे पता था कि मुझे सब उन बड़े एग्जाम्स पे जाना है, वो सारे थ्योरी बेस्ड हैं, बहुत खतरनाक है, तो मैं चाहता था एक पहले बेसिक लेवल का सर्टिफिकेशन करूँ। तो मुझे अब ये भी सोचना था उस बेसिक में भी ऐसा ना हो बिल्कुल टाइम वेस्ट हो, कुछ काम ही ना आए मेरे। तो फिर मैंने चूज़ करा वहाँ पे जाके कि CompTIA का सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन करता हूँ। इंडिया में इसकी क्या कोई वैल्यू है? बिल्कुल वैल्यू नहीं है। क्या इसकी US में वैल्यू है? US में आज भी एंट्री लेवल में इसकी ठीक ठाक वैल्यू है, इसीलिए मैंने इसको कर लिया कि ठीक है, मैं भी एंट्री लेवल हूँ, अगर देखा जाए मेरे को इतना कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे को ऐसा लगा कि शायद इसमें मुझे कुछ नई नॉलेज मिल सकती, इसलिए मैंने इसको करा। अब हम अगर बात करें क्या मुझे इसमें कुछ नई नॉलेज मिली, तो बिल्कुल इसमें मुझे भी नई नॉलेज मिली। काफ़ी सारा सिलेबस ऐसा था जो मुझे नहीं पता था, ठीक है। अगर मैं अप्रॉक्स बताऊं ना, तो मेरे ख्याल से 45% या 40% सिलेबस मुझे नहीं पता था। काफ़ी हद तक आता था 50% तक, लेकिन 40% सिलेबस मुझे भी नहीं आता था, क्योंकि उसमें जब हम सिक्योरिटी प्लस दे रहे हैं ना, तो अभी तक मैंने जितने भी सर्टिफिकेशन करे, चाहे वो CEH हो, OSCP हो, वो सिर्फ एक बहुत स्पेसिफाइड थे, ठीक है। अगर आप बात करो वो सिर्फ ऑफेंसिव सिक्योरिटी को कवर करते थे। लेकिन जब आप इस टाइप के सर्टिफिकेशन देते हो ना, सिक्योरिटी प्लस, इससे ऊपर हार्ड वाले जाते हो, ISC स्क्वायर के कोई जाते हो, CISSP, CISM, ये सिर्फ एक जगह पे फोकस नहीं करते, ये टेक्निकल भी लेते हैं, मैनेजरियल भी लेते हैं, गवर्नेंस भी देते हैं, रिस्क भी लेते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेते हैं, हर टाइप की चीज़ को कवर करते हैं, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया, चाहे SOC का, सब कवर होता है, सब कुछ इसमें कवर होता है। तो जब मैंने सिक्योरिटी प्लस दिया, तो सिक्योरिटी प्लस का सिलेबस कुछ इसी टाइप का मिक्सचर था, उसमें सब कुछ आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सिक्योर बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या क्या आता है, कौन से सर्वर्स लगाने चाहिए, कैसे हम जो हमारे डेटा
सेंटर्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, रिडंडेंसी उन पर कैसे ला सकते हैं, ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, गवर्नेंस कैसे करी जाती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ठीक है, यूरोप में कौन से इंपॉर्टेंट लॉज हैं, एशिया में कौन से हैं, यूएस में कौन से हैं, उसके अलावा कंपनीज में रिस्क कैसे मैनेज करा जाता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें लगानी चाहिए क्या नहीं लगानी चाहिए, डिसीजन किस बेसिस पे लेने चाहिए, कौन कौन सी वनरेबिलिटीज होती है, ये मुझे पहले से पता था सारा पार्ट, अटैक वेक्टर्स वनरेबिलिटी ये मुझे पहले से पता था, ये इसके बारे में भी आता है। तो आप देखो बहुत सारा कुछ था, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे को फॉलो करने चाहिए, इतना सारा सिलेबस था, इनमें से मुझे काफ़ी कुछ नहीं आता था। गवर्नेंस मैंने कभी नहीं पढ़ा था, रिस्क मैनेजमेंट हमने कभी नहीं पढ़ा था, ये सारी मैनेजरियल लेवल की चीज़ है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा ब्लू टीमिंग साइड हो जाता है, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी जो मुझे नया सीखने को मिला। और क्या ये चीज़ें मुझे जॉब में काम आ रही थी? बिल्कुल, काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी थी जो जॉब में मेरे डेली टू डे यूज़ हो रही थी और मुझे पता ही नहीं था उनका मतलब। जब मैंने एग्जाम दिया तो उनके बारे में पढ़ा तब मुझे समझ आया। यूएटी इन्वायरमेंट वर्सेस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, कहाँ पे हमारे को टेस्टिंग करनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट हम साइन करते हैं जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो सब इसमें पता चला। हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम BAU प्रोवाइड कर रहे हैं, हम MSSP प्रोवाइड कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं, हम VDI पे काम कर रहे हैं, हम क्लाउड डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, किस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। मतलब ये सारी जितनी भी टर्म्स है आपको डे टू डे कंपनीज में देखने को मिलती है। आपका मैनेजर आपको बोल रहा होगा लगातार, आपके कलीग्स बोल रहे होंगे, आपको इनका मतलब नहीं पता होगा, बस आप काम करे जा रहे होंगे। तो जब मैंने ये एग्जाम के बारे में पढ़ा तो इसमें मुझे ये सारी चीज़ें जानने को मिली। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ कॉर्पोरेट रिलेटेड है, टेक्निकल थोड़ा सा कम है, लेकिन कॉर्पोरेट में एक्चुअली में क्या होता है एंट्री लेवल जॉब्स में, उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल था ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं OSCP से बेटर था। OSCP बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइड पे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑफकोर्स मेरे को इसने बहुत कम सिखाई, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेरे को OSCP ने बहुत कुछ सिखाया। तो हर किसी के अपने एडवांटेज है। तो मेरे को अच्छा लगा सर्टिफिकेशन करने के बाद। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई बेकार टाइम वेस्ट करा, मैं टाइम वेस्ट नहीं मानता। मेरे को काफ़ी सारी नई नॉलेज मिली जो मेरे को आगे चल के, ऑफकोर्स मैं अब एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ रहा हूँ जो कि सारे थियोरेटिकल हैं और उनमें मेरे को काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें दिख रही हैं। उनमें भी मेरे को गवर्नेंस पढ़ाया जा रहा है, रिस्क पढ़ाया जा रहा है, ऑफकोर्स टेक्निकल नॉलेज भी है उसमें, लेकिन ये सब चीज़ें उसमें भी हैं। तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने सिक्योरिटी प्लस में ऑलरेडी पढ़ लिए, तो वो मेरे को यहाँ पे बेनिफिट हुआ, इसलिए मैंने सिक्योरिटी प्लस करा। मेरा कभी ये मोटिव नहीं था कि भाई मैं एडवांस ही जाऊँ, OSCP से कोई ऐसा ही करूँ जिसमें मेरे को 100% कुछ नया सीखने को मिले। मेरे को कुछ ऐसा करना था जो मेरे को आगे सर्टिफिकेशंस में भी हेल्प करे, जो मेरे को नॉलेज में भी हेल्प करे, जो मैं जल्दी भी कर लूँ, ठीक है। ऐसा नहीं चाहता था कि मेरा मेन टारगेट तो एडवांस लेवल सर्टिफिकेशन है। मेरे को सिर्फ एक बेसिक सर्टिफिकेशन करना था जिससे मुझे पता चले थियोरेटिकल एग्जाम्स होते कैसे हैं, उसमें टाइम प्रेशर कैसे होता है, कैसे सब चीज़ों को करते हैं, MCQ आंसर कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज़ करते हैं लोग, कैसे करते हैं, वो सब मुझे देखना था। अब उसके लिए मैं 1 साल लगाऊं किसी सर्टिफिकेशन को प्रिपेयर करने के लिए, वो बेकार है। तो मेरे को एक बेसिक देना था, जल्दी कर पाऊँ, तो सिक्योरिटी प्लस बेस्ट था क्योंकि उसका काफ़ी सारा सिलेबस मेरे को आता भी था। तो वो मैंने 1 महीने में इसकी प्रिपरेशन करी। 1 महीना लगा मुझे पूरा प्रिपरेशन करने में और उसके बाद मैंने इस एग्जाम को दे दिया था 1 महीने बाद और पास हो गया मैं। अब बात आती है कि ये एग्जाम है कितने का, है ना। इसकी कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एग्जाम इंडिया में इसकी कॉस्टिंग जो है वो कंट्री वाइज अलग अलग है। US में थोड़ा महंगा है, इंडिया में सस्ता है। इंडिया में इसकी कॉस्टिंग पड़ती है $219, ठीक है, $219। मेरे ख्याल से लगभग 17,000 के आसपास बैठेगा। लेकिन मैंने जहाँ से करा था, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, मैंने जहाँ से करा था उसकी वजह से मुझे 10% का डिस्काउंट मिल गया था। तो मुझे कितना था, 219 पे मुझे $21.9 ऑफ मिल गया था। 10% मेरा कैंसिल हो गया था, तो मुझे थोड़ा $197 के आसपास ये पड़ा था, यानी कि लगभग 16,000 रुपये का मेरे को ये सर्टिफिकेशन पड़ा था। 16,000 रुपये का मैंने करा सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन। ये कंपनी स्पॉन्सर्ड नहीं था, ये मैंने खुद करा था। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी की वजह से करा, मैंने कंपनी की वजह से नहीं करा, कंपनी से पैसे भी नहीं लिए, कंपनी ने बोला भी नहीं था, ये मैंने खुद से करा था जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। मैं इतने पैसे मेरे को लगा कि इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एक बेसिक सर्टिफिकेशन है, करा जा सकता है नॉलेज के लिए, तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि मैंने इसके लिए प्रिपेयर कैसे करा। तो मैंने 1 महीना लगाया इसके लिए। 1 महीने में प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक यूडेमी का कोर्स है जेसन डियोन का, वो मैंने बाय करा। जेसन डियोन का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स भी आते हैं अलग से, 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स आते हैं यूडेमी पे। एक वो बाय करा, 500 रुपये का था मेरे ख्याल से, और एक 500 रुपये का कोर्स, यानी कि मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे। उस 1,000 रुपये में मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिले और इनका कोर्स भी मिला। मैंने नोट्स कुछ नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था, लोगों ने भर दिया था मन में एंट्री लेवल है यार, ये क्या है एंट्री लेवल, बेसिक सर्टिफिकेशन कर रहा है। तो मैंने कहा नोट्स क्या बनाने, एंट्री लेवल है। अगर आप लोग एंट्री लेवल पे हो, आप बिगिनर हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप जरूर इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी होने वाली जो आपको पता ही नहीं होगी और वो एग्जाम में भूल जाओगे। मैं एग्जाम के बारे में बात करूँगा, एग्जाम की हार्डनेस कितनी है, तो आपको पता चलेगा नोट्स क्यों ज़रूरी है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और मैंने 1 महीने के अंदर वो जेसन डियोन का ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए और उसके बाद मैंने इसका एग्जाम दे दिया था। मैंने ऐसे प्रिपरेशन करी। तो जेसन डियोन की जब आप कोर्स बाय करते हो तो वो अपनी एक वेबसाइट बताते हैं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, जेसन डियोन लिखना, जेसन डियोन वाउचर्स।
तो उनकी अपनी एक वेबसाइट है और उनका CompTIA के साथ ना कुछ रिलेशनशिप है, स्पॉन्सरशिप है कुछ, तो वो 10% डिस्काउंट दिला देते हैं। तो उनकी वेबसाइट पे वाउचर्स है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो, 10% ऑफ पे आपको मिल जाता है और $99 पे आपको एक एक्स्ट्रा वाउचर मिल जाता है रीटेक लेने के लिए, ठीक है। वरना नॉर्मली आपको फुल पेमेंट करनी पड़ती है एक रीटेक देने के लिए, दोबारा से $219 का एक खरीदोगे उससे बढ़िया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके कुछ 1% भी चांस है फेल होने का, मेरे को नहीं लगा था, मैं कुछ ऐसा सोचता भी नहीं हूँ कभी किसी सर्टिफिकेशन में बैठने से पहले कि मैं फेल होऊंगा। अगर आप लोग ऐसे माइंडसेट के हो, आपको लगता है कि थोड़े से थॉट्स आते हैं मेरे मन में, तो आप एक $99 एक्स्ट्रा देके खरीद सकते हो एक एक्स्ट्रा वाउचर, अगर आप फेल हो जाओ इन केस, ठीक है। तो उसके लिए आप वहाँ पे खरीद सकते हो। तो मैंने वैसे ही प्रिपरेशन करी, वो दिए थे। उसके अलावा आप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा है। तो थियोरेटिकल एग्जाम में मेजर चीज़ है कि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस दो, प्रैक्टिस टेस्ट करो, उतना बेस्ट रहता है। मैंने एक और से करा था passleader.com, वहाँ पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, मतलब अलग अलग जगह से। तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज़्यादा करे थे, पास लीडर से करे, जेसन डियोन के खरीदे थे अलग से 5 सेट क्वेश्चंस के, वो करे। उसके अलावा जो कोर्स लिया था उसमें लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट होता है, वो करा। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, उन्हीं क्वेश्चंस की वजह से शायद मैं पास हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, तब जाके आपको पक्का होता है। क्योंकि जो मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जितने मार्क्स आए हैं ना, उस मार्क्स से मैं एग्जाम में एक्चुअली में पास भी नहीं हो सकता था। बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे, जब मैं कर रहा था प्रैक्टिस टेस्ट को, तो बहुत कम मार्क्स आते थे। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने इंप्रूव करा। प्रैक्टिस टेस्ट में मेरे जितने देता गया मैं, उतने मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए और उसके एग्जाम पास हो गया था। अब आती है मेन बात एग्जाम के बारे में। एग्जाम कैसा होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले जो इसका एग्जाम होता है ना, उसकी डिफिकल्टी अगर मैं बताऊँ तो डिफिकल्टी काफ़ी अच्छी खासी लेवल की होती है। मतलब एक अच्छे खासे मेरे जैसे आदमी को भी थोड़ा सा ना, मतलब लगता है, इसका डर लगता है इसके एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है, इसके एग्जाम पता है कैसे आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। हर चीज़ शॉर्ट फॉर्म में होगी। जैसे क्वेश्चन होगा व्हाट इज ALP, ठीक है, इसने पूछा है व्हाट इज ALP। अब इसके 4 आपको MCQ मिलेंगे। MCQ पता कैसे मिलेंगे? SLE पहला, BCE, DCE, ABF, सारे शॉर्ट फॉर्म है। अब अगर मान लो लेट से आपको पहली बात तो क्वेश्चन में जो शॉर्ट फॉर्म दी है, जो मेन क्वेश्चन है व्हाट इज ABF जो भी था, उसकी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म ही नहीं याद आया या पता ही नहीं है, आप तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, आपको पता ही नहीं वो है किस टॉपिक से, क्या चल क्या रहा है, ABF है क्या, मुझे पता ही नहीं। और अगर मान लो आपको 3 की फुल फॉर्म पता है आंसर में, लेकिन चौथे ही नहीं पता है, तो भी आप डाउट में रहोगे, यार चौथे वाला उसका पता ही नहीं, क्या पता वही सही आंसर हो। ये 3 का तो मुझे समझ आ रहा है, इनकी फुल फॉर्म भी पता है, लेकिन क्या पता चौथा ज़्यादा रिलेटेबल हो, मुझे तो उसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता। तो वहाँ पे भी आप डाउट खाओगे। तो इतनी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म आती है, मतलब फुल क्वेश्चन पेपर शॉर्ट फॉर्म्स में ही होगा, ठीक है। आपसे यही पूछा जाएगा ऐसी, अगर मान लो कोई लेंदी क्वेश्चन है तो दिस वॉज डूइंग ABF एंड देन दिस हैपेंड एंड BBE, और कुछ ऐसे ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म, पूरा पेपर शॉर्ट फॉर्म में होगा। तो आपको शॉर्ट फॉर्म हर चीज़ की रट्टा मारनी पड़ेगी। UAT, MSSP, VDI, IAAS, PAAS, DAAS, ये सब आते हैं। मतलब इतना दबा के शॉर्ट फॉर्म होती है, तो पूरा शॉर्ट फॉर्म को रट्टा मार लो हर एक चीज़ का। शॉर्ट फॉर्म अगर नहीं आई एग्जाम में समझ, तो भाई वो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर सकते आप, ये मान के चलना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो उसके, इसीलिए मैंने बोला नोट्स बनाओ। नोट्स में मेजरली आपको क्या काम करना है, शॉर्ट फॉर्म्स लिखते रहना है। जिस चीज़ की भी शॉर्ट फॉर्म बोली जा रही है, हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म बनाते जाओ। शॉर्ट फॉर्म प्रैक्टिस सेट्स में जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करोगे तो आपको उसमें दिख जाएगा इतनी शॉर्ट फॉर्म लोगों ने यूज़ करी है, इसीलिए करी क्योंकि एग्जाम में उससे भी ज़्यादा आती है। तो जितनी भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट में शॉर्ट फॉर्म दिख रही है उनको नोट करते जाओ, वो नोट्स आपको काम आने वाले। एग्जाम में ना इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, ना एग्जाम में आपको नोट्स देखने को मिलेगा। आप सिर्फ भर सकते हो, आप वापस जरूर जा सकते हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उस पर, लेकिन आप ना इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। फुल्ली प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है 3 घंटे का, तो आपको देखता रहेगा कोई 3 घंटे, तो आप चीटिंग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई ऐसा स्कोप ही नहीं है। उसके अलावा अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एक डिफरेंट चीज़ होती है, PBQs, परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन। PBQs क्या होते हैं अब हम ये समझते हैं। पहले बात समझते हैं कि एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो एग्जाम होता है ना, ये एग्जाम होता है 900 मार्क्स का, और जो इसमें बोला जाता है क्वेश्चन जो होते हैं वो 90 क्वेश्चंस आने चाहिए, आते नहीं है, 90 क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ, 90 क्वेश्चन है, 900 मार्क्स है, एक क्वेश्चन हुआ 10 मार्क्स का MCQ। लेकिन क्या होता है यहाँ पे आते हैं बीच में कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस। परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन कुछ इंटरैक्टिव क्वेश्चन होते हैं, MCQ नहीं होते, ये थोड़े से इंटरैक्टिव होते हैं। जैसे आपको एक फायरवॉल का इंटरफेस बना के दे देंगे और बोलेंगे इस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करो, तो इसमें आपको बोल देंगे कि भाई पोर्ट 22 को अलाउ करो, तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा बटन दबा के। इंटरैक्टिव होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फुल्ली इंटरैक्टिव आपको फायरवॉल का सॉफ्टवेयर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको एक थोड़ा सा इंटरैक्टिव सा बटन दबाने वाला एक वेबसाइट का पेज टाइप का मिल जाता है, उस पर आपको बोल देंगे 22 पोर्ट को अलाउ करो, तो आपको मेन्यू दिया होगा, उसमें सेलेक्ट करना होगा पोर्ट नंबर 22,
कौन से प्रोटोकॉल में करना है, इस प्रोटोकॉल पे करना है, आपको आईपी दी होगी कि भाई हमारी इंटरनल आईपी है, इस पे फॉरवर्ड करो, इंटरनल आईपी में इंटरनल, एक्सटर्नल पे, ऐसे करके कॉन्फ़िगर करने के लिए दिए जाते हैं। फायरवॉल दे देंगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, जिसमें आपको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह ब्लॉक्स को ले जाना होगा। तो इस टाइप के परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कुछ, जो थोड़े ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, जिसमें ज़्यादा थोड़ी नॉलेज लगती है। जिनको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो जल्दी अच्छे से कर पाते हैं। जिन्होंने फायरवॉल देखी, जिन्होंने ओरिजिनल फायरवॉल का इंटरफेस देखा है, वही फायरवॉल को ढंग से कर पाएंगे। जो सिर्फ पढ़ के गए हैं थ्योरी, फायरवॉल इज दिस, फायरवॉल ये करती है, इनबाउंड रूल करती है, आउटबाउंड रूल करती है, पोर्ट ये होते हैं SSH22 पे, अब वो जब देखेंगे फायरवॉल ये है क्या, उनको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत भी फायरवॉल पे, कभी विंडोज़ की फायरवॉल देखी होगी, सेम वैसा वो सॉफ्टवेयर आपको एक पेज सा बना के देते हैं, उस पर काम करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक मेरा जो आइडिया है, मेरे को नहीं पता वो इंटरनल मार्किंग कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मार्क्स है MCQ, वो कुछ नहीं बताते। ये मेरे को ऐसा लगा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इनसाइट्स थोड़े से। तो जो PBQs है ना, वो PBQs ऐसे आते हैं, मान लो अगर मेरे में 3 PBQ आए, ठीक है, और एक PBQ, लेट्स एज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, वो बताते भी नहीं, एक PBQ मान लो 50 नंबर का है। अगर मेरे एग्जाम में 3 परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन आए, ये डायनामिक होता है, किसी में 2 भी परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी में 5 भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। मान लो मेरे एग्जाम में 3 परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, एक परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो कितने मार्क्स के हो गए परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन? 150 मार्क्स, 150 मार्क्स 150 मार्क्स के हो गए, ठीक है। यानी कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन हो गए। अब बचे कितने टोटल? 900 मार्क्स का पेपर था, 150 कट हो गए, 750 मार्क्स। अब 750 मार्क्स के MCQ आएंगे। एक MCQ 10 मार्क्स का, यानी कि 75 MCQ प्लस 3 परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन, जिनको PBQs कहते हैं। तो टोटल कितने हुए? 75 MCQ, 3 PBQs, यानी कि 78 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, टोटल 78 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल नंबरिंग होगी 900। ऐसे काम करती है इनकी थोड़ी नंबरिंग, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन को आप 50 नंबर का मान के चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन को सही करना। 3 परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन सोचो 150 नंबर कैरी कर रहे हैं, ठीक है। 150 नंबर्स बहुत हैं एग्जाम में। अगर आप MCQ से कंपेयर करोगे तो 15 MCQ क्वेश्चंस के बराबर है। आप सोचो अगर आपने तीनों परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपने 15 MCQ डायरेक्टली गलत कर दिए, इतने नंबर कैरी करते हैं। तो इसलिए इनको करना जरूरी है, इनके बारे में सीख के जाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी आपको दिखाया जाएगा कैसे होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सीख के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन। अब बात आती है कि भाई एग्जाम में पासिंग स्कोर कितना है आउट ऑफ 900। तो 900 में से 750 स्कोर चाहिए। तो क्या ये हार्ड है? काफ़ी हार्ड है एज कंपेयर टू अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, OSCP, CHA और जितने भी एग्जाम देखोगे ना, इनके पासिंग स्कोर कितना होता है? 70%। जैसे OSCP है, 100 में से 70 मार्क्स चाहिए, यानी कि 70%। CH का भी लगभग इतना ही है, 70-60%। और जितने भी एग्जाम होते हैं ना, 60-70 इनके बीच में रहता है। इसका जो परसेंटेज बनता है, यानी कि 900 में से 750, यानी कि 83.33% आपको चाहिए पास होने के लिए। बहुत अच्छा स्कोर चाहिए, यानी कि आपको एवरेज स्कोर से काम नहीं चलेगा। तो काफ़ी अच्छा स्कोर, तो आपको काफ़ी सारे MCQ सही करने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तभी आपका काम होगा। क्योंकि थोड़े बहुत तो आप गलत करोगे ही करोगे, सबको पता है, लेकिन वो थोड़े बहुत ही गलत होने चाहिए। उससे ज़्यादा गलत होंगे तो 83% तो कभी नहीं आएंगे, और फिर डाउनफॉल हो जाएगा। तो वो हमारे को नहीं करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा एग्जाम इसका हार्ड है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं कंपेयर करूँ किसी भी एग्जाम से, क्योंकि पासिंग नंबर्स ज़्यादा हैं थोड़े से, इस चक्कर में 83.33% अच्छा स्कोर माना जाता है। क्योंकि OSCP वगैरह किसी का भी लोगे, उन सबसे ज़्यादा है इसका, काफ़ी ज़्यादा, 13% ज़्यादा इंक्रीज है पासिंग नंबर्स में। तो ये एग्जाम, इस टाइप का एग्जाम आता है। इसका MCQ भी हार्ड आते हैं, मैंने बताया। इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। PBQs काफ़ी लोगों के लिए हार्ड हो जाते हैं, जो एंट्री लेवल पे हो, तो उनको काफ़ी कुछ पता नहीं होता इस बारे में, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें मार्क्स भी बढ़ा देते हो, तो एग्जाम थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है, लेकिन क्या होता है, जब आप सबमिट कर देते हो ना एग्जाम, तो उसके बाद वहाँ पे प्रोसेसिंग घूमता है 2 मिनट तक, आपका नंबर कैलकुलेट होता है। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन 78, और PBQs में थोड़ा सा उसको अपनी एल्गोरिदम रन करके पता करना पड़ता होगा कि सही कर रहा है नहीं कर रहा है। PBQ सबसे लास्ट में करना, हमेशा PBQ सबसे लास्ट में करना, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। तो अगर मान लो मेरे को पता है मेरे 3 PBQs रह रहे हैं और मेरे को 10 मिनट रह रहे हैं, तो मेरे को पता है मैं मैक्सिमम एक PBQ को 3.5 मिनट मैक्सिमम दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, है ना। तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। लेकिन अगर शुरू के ही मैंने 30 मिनट PBQs को दे दिए, तो बहुत सारा टाइम तो मैंने वेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले MCQ निपटा लो, PBQs के लिए जितना टाइम बचे उस हिसाब से एनालिसिस करके PBQs को आपको करना है। PBQs में जितना टाइम दोगे उतना कम है, क्योंकि वो इंटरेक्टिव क्वेश्चन है। तो जितनी बार सोचोगे कुछ नया आपके दिमाग में आ सकता है, क्योंकि वो डायनामिक क्वेश्चन है। फायरवॉल में ये भी तो हो सकता है, अरे ये भी तो लगा सकते हैं रूल, अरे ये रूल भी तो हो सकता है। तो वो हर बार कुछ ना कुछ नया थॉट दिमाग में आता है, आप उसको रीचेक करते रहते हो। और फिर आपने कुछ कुछ MCQ भी छोड़े होते हैं एग्जाम में। तो अच्छा एग्जाम है, ठीक है। और वो जो रिजल्ट है फिर 1-2 मिनट बाद आ जाता है, जिसमें मेरा पास आया था। स्कोर शायद वो बताते हैं, मुझे याद नहीं है, अब तो 2-3 महीने हो गए शायद मेरे को एग्जाम दिए हुए, मेरे को याद नहीं है स्कोर कितना था। लेकिन ठीक ठाक स्कोर था, पास हो गया था, मतलब ऐसा नहीं बॉर्डर पे पास नहीं हुआ था, अच्छे स्कोर से पास हुआ था मैं, ठीक है। और
ये था पूरा। अब क्या आप लोगों को देना चाहिए? तो इफ़ यू आर समवन जो सोचता है कि मैं 15-16 हज़ार रुपये खर्च कर सकता हूँ थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए, ठीक ठाक नॉलेज मिल जाएगी और एक सर्टिफिकेशन जुड़ जाएगा, जो शायद यूएस कंपनी में कभी अप्लाई करूँ तो उनको एक नाम सुना हुआ होगा, इंडिया में काम नहीं आएगा, यूएस कंपनी वालों ने नाम सुना होता है, उनको पता होता है एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है, तो वहाँ पे ठीक ठाक है। यूके यूएस में चल जाता है, यूरोप वगैरह में ठीक ठाक है इसका नाम। तो अगर आप खर्च कर सकते हो कर दो, वरना कोई ऐसा मैं कहूँ ज़रूरत है बिल्कुल नहीं है ज़रूरत, पर अगर क्या करना चाहिए तो हाँ, अच्छा सर्टिफिकेशन है, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वर्थ द टाइम है, वर्थ द इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ अच्छा है। मेरे को अच्छा लगा एग्जाम ओवरऑल। सो आई होप सो आपको इस सिक्योरिटी प्लस का रिव्यू पसंद आया होगा, आपको सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको इस टाइप का और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए सो यू कैन हेड ओवर टू tce.com/support। वहाँ जाके एक छोटी सी सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मैं और आगे मोटिवेट हूँ इस टाइप का कंटेंट लाने के लिए। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।